बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद एहसन अवैसी और आज हम इंशाअल्लाह असिस्टेंट डायरेक्टर FIA 2020 वाला जो पेपर है उसका मैथ का क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 12 men take 6 hours to finish a piece of work. After the 12 men have worked for 1 hour, the, the boss calls in 8 more men. How many more hours will 20 men take to complete the remaining work? कोई काम था उसको 12 आदमी करते तो 6 घंटे में पूरा हो जाता, लेकिन 12 आदमी जो है उसको सिर्फ 1 घंटे तक उन्होंने किया, उसके बाद कुछ तब्दीली आ गई। वही 12 आदमी उसको करते तो मज़ीद अब कितने घंटे लगते? 5 घंटे लगते, क्योंकि 1 घंटा तो उन्होंने काम कर लिया था ना। 12 आदमी अब उस काम को करते तो 5 घंटे में कंप्लीट कर लेते, लेकिन जो बॉस था उसने वो 8 आदमी और ले आया। अब टोटल आदमी कितने बन गए? 20 आदमी बन गए हैं। वो कह रहा है 12 आदमी होते तो उस काम को अब 5 घंटे में कंप्लीट कर लेते, 20 आदमी हैं तो कितने घंटे में कंप्लीट करेंगे? इसको हम करेंगे। देखिए हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक है M फॉर मैन और D फॉर डेज। ठीक है, सॉरी डेज नहीं है, इसमें आवर्स है। ठीक है, तो कह रहा है 12 आदमी हैं तो उस काम को कंप्लीट कर लेंगे 5 घंटे के अंदर, क्योंकि 1 घंटा वो काम कंप्लीट कर चुके हैं। 12 आदमी हैं तो 5 घंटे में काम को कंप्लीट कर लेते। अब आगे वो कह रहा है हमें कि अगर 20 आदमी हो जाएं, 8 आदमी और आ गए, 20 आदमी हैं तो कितनी देर में काम को कंप्लीट करेंगे, हमने पता करना। आपको पता है एक्स की वैल्यू वाला एरो हमेशा अपवर्ड जाता है, तो दूसरा एरो होता है, दोनों वैल्यूज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो दूसरा एरो अपवर्ड जाएगा वरना डाउनवर्ड जाएगा। ज़्यादा आदमी होंगे तो कम घंटे में काम को कंप्लीट कर लेंगे और कम आदमी होंगे तो ज़्यादा घंटों में काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है इसका जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब इन्वर्स रिलेशन हो तो दूसरे का एरो डाउनवर्ड आता है। ठीक है, इस तरह हम इसको करेंगे। x से 5 की तरफ एरो जा रहा है तो x ओवर 5 बन जाएगा, इज इक्वल टू ये बनेगा हमारे पास 12 ओवर 20। तो 5 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा 5 1 5 एंड 5 4 20, 4 1 4, 4 3 12। तो ओवरऑल हमारे पास 3 फाइनल आंसर बना, यही हमारा फाइनल आंसर है। अब ऐसे ही क्वेश्चंस का एक और शॉर्टकट मैं आपको बता दूं, आपको इतना लंबे प्रोसीजर में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब दो वैल्यूज़ का रिलेशनशिप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो आपने देखिए ये 12 और 20 ये 5 लिखा हुआ, आप सिंपल इसको लिख सकते हैं 12/20 ज़रब 5, यही आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। 5 1 5 होता है, 5 4 20, 4 1 4 एंड 4 3 12। तो 3 आपका आंसर है। ये कब हमने करना है? जब ये दोनों वैल्यूज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो। फ़र्ज़ करें अगर ये दोनों वैल्यूज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो क्या करेंगे? 12/20 हमने यहाँ पे किया ना, आप इसको कर देंगे 20/12 ज़रब 5। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो आप इस तरह कर देते। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जिस तरतीब में लिखा हुआ है आप इसी तरतीब में ही इसके दरमियान में यूँ समझे, यहाँ पे आपने बटा लिख कर क्रॉसिंग वगैरह कर दी, वो आपके पास x की वैल्यू आ जाती है। एनीवे आपका फाइनल आंसर यही 3 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन कैन डू अ वर्क इन 10 days but another can do it in 15 days. In how many days can they complete the task if they work together? एक आदमी है वो काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है, दूसरा आदमी उसी को 15 दिन में पूरा कर लेता है। वो कह रहा है अगर मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे, ये हमने करना। अब जो पहला आदमी है उसका नाम मैं A कह देता हूँ। ठीक है, वो 10 दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है, तो एक दिन में पूरे काम का कितना हिस्सा करेगा? ज़ाहिर है पूरे काम का 10वां हिस्सा करेगा। एक दिन का काम, पहला A आदमी का एक दिन का काम कितना बनेगा? 1/10। इसी तरह जो B है दूसरा आदमी है उसका एक दिन का काम कितना बनेगा? पूरा काम को 15 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना हिस्सा करेगा? 1/15, इतना हिस्सा कर लेगा एक दिन के अंदर। दोनों मिलकर काम करें, A प्लस B दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन के अंदर कितना हिस्सा करेंगे? 1/10 प्लस 1/15, ये हम प्लस कर देंगे। पूरे दिन में पूरे काम का इतना हिस्सा वो कंप्लीट कर लेंगे। 15 और 10 दोनों का एलसीएम आता है 30, 30 डिवाइड बाई 10 3 प्लस 30 डिवाइड बाई 5 15, ये आता है हमारे पास 2। तो 3 + 2 क्या बनता है हमारे पास? ये बनता है 3 + 2 5/30, 5 1 5, 5 6 30। एक दिन के अंदर दोनों मिलकर काम करें तो पूरे काम का छठा हिस्सा कंप्लीट कर लेते हैं। 1/6 ऑफ द जॉब इज़ कम्प्लीटेड इफ़ दे वर्क टुगेदर। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो पूरे काम को 6 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। 6 हमारा राइट आंसर है। Next question, the speed of a train going from Nagpur to Allahabad is 100 km/h. While when coming back from Allahabad to Nagpur, its speed is 150 km/h. Find the average speed during the whole journey. वो कहना ये चाह रहा है कोई ट्रेन है, वो एक सिटी है नागपुर, वहाँ से इलाहाबाद की तरफ जा रही है।
तो उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आर है, वापसी आती है तो उसकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आर होती है। उसकी एवरेज स्पीड निकालें। एवरेज स्पीड जो होती है, स्पीड या एवरेज स्पीड, उसका फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ये होता है स्पीड का फार्मूला। अब ये वाले जो हमारे जर्नी है, इसमें ट्रेन गई भी है और आई भी है। जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस ज़ाहिर है सेम होंगे, मतलब जाने का डिस्टेंस भी यूँ समझे, मैं कह दूं कि जाने का डिस्टेंस भी डी है और आने का डिस्टेंस भी डी है। ये टोटल डिस्टेंस हो गया हमारे पास, ठीक है। और ये दोनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि जाने में भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी जितना वापसी पे डिस्टेंस कवर करेगी। लेकिन आने जाने की क्योंकि स्पीड उसकी डिफरेंट है, तो इसलिए आने जाने का टाइम डिफरेंट होगा। जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, ये बनेगा हमारे पास टोटल टाइम। टोटल टाइम हमारे पास बनेगा जाने का टाइम प्लस आने का टाइम। ये हमारे पास टाइम डिफरेंट होगा। जाने में उसका टाइम जो है, हाँ, टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि उसकी स्पीड कम है। वापसी पे उसका टाइम कम लगेगा क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ गई है, 150 हो गई है। तो हमारे पास जाने और आने का डिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू तो उसने दी ही नहीं है। और लेकिन जो टाइम है, टाइम के हवाले से हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। डी और डी, ये तो मतलब हमें पता ही है, जाने का भी उतना डिस्टेंस होगा जो जितना वापसी पे डिस्टेंस होगा। तो टाइम की वैल्यू हम निकालते हैं। इसी फॉर्मूले को अगर आप रीअरेंज करें तो टाइम के हवाले से अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो टाइम इज इक्वल टू क्या बनेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो जाने के लिहाज से मैं टाइम की वैल्यू निकाल रहा हूँ। T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड 1, S1 की। S1 आ गई हमारे पास, जो पहली स्पीड है उसकी, ठीक है, जाने की स्पीड। तो D ओवर S1 होगी। इसी तरह जो है T2 में निकालता हूँ, वापसी का जो टाइम है उसको मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? डिस्टेंस ओवर स्पीड, सेकेंड स्पीड S2, ठीक है। तो D की वैल्यू तो हमें उसने दी ही नहीं है, लेकिन S1 जो जाने की स्पीड है वो उसने हमें दी है, वो है हमारे पास 100 किलोमीटर पर आवर। और इसी तरह जो हमारे पास D की वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन T2 के लिए हमारे पास S2 जो वापसी की स्पीड है वो तो उसने हमें दी है 150 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल टाइम क्या होता है? T1 प्लस T2। मैं टोटल टाइम की वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ पे टोटल टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास? T1 प्लस T2, यानी कि D ओवर S1 प्लस D ओवर S2। मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ। यह हमारे पास क्या आ जाएगा? D ओवर 100, D ओवर 50। तो मैं इसका एलसीएम लेता हूँ। देखिए दोनों के अंदर से मैं D को कॉमन ले लेता हूँ। अंदर मेरे पास रह जाएगा 1 ओवर S1 की वैल्यू क्या थी? 100 थी। 1 ओवर 100 प्लस 1 ओवर 150, ठीक है। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ अगर, तो मेरे पास आता है 100 और 150 का एलसीएम आएगा मेरे पास। बाहर हमारे पास D आ गया, अंदर हमारे पास रह जाएगा 100 और 150 का एलसीएम आएगा 300। 300 डिवाइड बाय 100, ये आ जाएगा 3 प्लस 2, ठीक है। तो D हमारे पास बाहर आ जाएगा। 3 प्लस 2 5 होता है। 5 और 300, ये बनेगा 5 1 5 5 6 30। तो 1 ओवर 6 बन जाएगा, 1 ओवर 60। ये आगे हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू? T की वैल्यू है हमारे पास। T टोटल टाइम की वैल्यू है D इंटू 1 ओवर 60। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब ओरिजिनल हमारा फॉर्मूला था ये, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या थी? D प्लस D, यानी कि ये बन जाता है हमारे पास 2D ओवर टाइम 1 प्लस टाइम 2। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है टोटल टाइम। टोटल T की वैल्यू हमने निकाल ली। T1 प्लस T2 की वैल्यू हमने ये निकाल ली है। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। हमारे पास इस तरह बनेगा D प्लस D, ये हो जाता है हमारे पास 2D। और T1 प्लस T2 टोटल टाइम की वैल्यू हमने अभी निकाली हुई थी, ये हमारे पास बन रही थी D इंटू 1 ओवर 60। तो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी, ठीक है। तो D के साथ यहाँ पे आपके सामने ही है, D कैंसिल हो जाता है। 2 ओवर 1 ओवर 60 है, इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा। ऊपर 2 है हमारे पास, नीचे 1 ओवर 60 है, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 60 ओवर 1। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। ओवर 1 मैं लिखूँ या ना लिखूँ, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 ये बनता है 120। ये है उसकी एवरेज स्पीड। जाने की स्पीड उसकी 100 थी, वापसी की स्पीड उसकी 150 थी। एवरेज स्पीड उसकी बनती है 120 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ मैन is increased by 5 years when a person aged 18 years is replaced by a new person of aged 38 years. How many men are there in the group? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि देखें कुछ लोग थे, उन लोगों में से एक की एज 18 साल थी, उसको हटाकर एक नए बंदे को वहाँ पे रख दिया गया, उसकी एज 38 साल थी, 38 ईयर्स। और वो कहता है नए बंदे को रखने की वजह से टोटल ओवरऑल सबकी हाइट जो है, सबकी जो एज है वो 5 साल बढ़ गई है। अब बताएं कि टोटल लोग कितने थे। अब आपने डिफरेंस देख लेना है, कितना हमारे पास एक्स्ट्रा ईयर्स कितने आए हैं, एक्स्ट्रा साल कितने आए हैं।
एक्स्ट्रा साल जो हमारे पास, मैं एक्स्ट्रा जैसे लिख देता हूँ, एक्स्ट्रा साल हमारे पास आए हैं 38 में से आप 18 को माइनस कर दें तो एक्स्ट्रा ईयर्स हमारे पास आए हैं 20। 20 साल हमारे पास एक्स्ट्रा आए हैं। तो इन 20 साल एक्स्ट्रा आने की वजह से हर एक की एज कितनी साल बढ़ गई है? 5 साल बढ़ी है। इसका मतलब यही है कि इसी 20 को हमने इक्वली डिवाइड किया है 5-5 साल करके। जितने भी लोग थे उन सब की एज में 5-5 साल बढ़ गए। तो ज़ाहिर है 20 के कितने टुकड़े किए जा सकते हैं? 4 टुकड़े किए जा सकते हैं 5-5 के हिसाब से। ठीक है, तो टोटल जो लोग थे वो 4 लोग थे, हर एक की एज 5-5 साल बढ़ गई 38 साल वाला बंदा आने की वजह से। तो 4 है टोटल हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस। A person paid 2% commission to the property dealer when he bought a land worth 6 crore and 75 lakh. What is the amount of commission paid? एक आदमी है, उसने 6 करोड़ 75 लाख की प्रॉपर्टी ली और इस लेने के लिए जो प्रॉपर्टी डीलर था उसको उसने 2% कमीशन दिया। वो कह रहा है इसका कमीशन जो था उसने अमाउंट बताएं कि कितनी अमाउंट उसने पे की। टोटल अमाउंट थी उसकी 6 करोड़ 75 लाख। ठीक है, उसका उसने 2% प्रॉफिट पे किया। तो हमने 2% की वैल्यू निकालनी है। तो 2% निकालने के लिए क्या करते हैं? 2% का मतलब होता है 2/100। 100 की 2 ज़ीरो के साथ इसके 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। 6,75,000 है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल हमारे पास आता है 13,50,000। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरिफ, हाफिज़ एंड हैदर शेयर ₹2560। Hafiz's share is 4 times as much as Arif's share, and Arif's share is 1/3 of Haidar's share. How much is the share of Arif? 3 लोग हैं, एक का नाम है आरिफ, आरिफ फॉर ए, दूसरा है हाफिज़, उसका मैं एच लिख देता हूँ, तीसरा है हैदर, मैं उसका HI लिख देता हूँ। ठीक है, इन तीनों के पास टोटल अमाउंट कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई? 2560। आगे वो कहता है, 2 बातें हमें कहता है कि जो हाफिज़ है ना उसके पास जो शेयर है 4 टाइम्स एज मच ऑफ आरिफ शेयर, 4A के इक्वल है। एच की वैल्यू 4A के इक्वल है, आरिफ के 4 गुना के बराबर है हाफिज़ का शेयर। अगली बात वो करता है, एंड आरिफ शेयर इज़ 1/3 ऑफ हैदर शेयर, यानी कि आरिफ की वैल्यू जो है हैदर की वैल्यू हैदर्स के शेयर के 1/3 है। तो मैं 1/3 है, इस तरफ जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बनेगा। तो इस तरह हम इसको कह सकते हैं 3A = HI। हैदर का शेयर आरिफ का 3 गुना है, हाफिज़ का शेयर आरिफ का 4 गुना है। तो अब वो कह रहा है हमें कि आरिफ का शेयर बताएं कि टोटल कितना बनता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर हमने सिर्फ आरिफ को रहने देना है, हैदर और हाफिज़ की जगह पे, इन दोनों की जगह पे हमने इनके वेरिएबल्स लगा देने। ये देखिए एच की वैल्यू हमारे पास है पड़ी 4A, मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखता हूँ A प्लस, अब एच की वैल्यू हमारे पास है पड़ी, एच की वैल्यू क्या है? 4A प्लस, अब HI हैदर जो है, हैदर की वैल्यू भी हमारे पास है पड़ी, वो क्या है? 3A इज़ इक्वल टू 2560। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, A + 4A + 3A 7 + 1 8A बन जाता है। 8A इज़ इक्वल टू 2560 और फाइनली A की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 2560 डिवाइडेड बाई 8। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता जाऊंगा, 8 1 ज़ा 8 और इस तरह 8 3 ज़ा 24 बनता है, फिर आगे भी करूंगा 8 2 ज़ा 16 बनता है। तो सारा हमारे कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास बनता है, ये 0 से 0 आ जाएगा, तो 320 ये बनता है आरिफ का शेयर। यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 years ago द एवरेज एज ऑफ A, B and C and D was 45 years. With E joining them now, the average of all the 5 is 49 years. How old is E? वो कह रहा है 4 लोग थे, ABCD 4 लोग थे, उनकी 5 साल पहले एवरेज एज 45 साल थी। तो अब उनके साथ E भी मिल गया है, तो अब उनकी एवरेज एज 49 साल है। हाउ ओल्ड इज़ E? अब E की अभी करंट एज कितनी है ये हमने पता करना है। अब ये स्टेटमेंट से आपको क्लियर ही है, 5 साल पहले उनकी एवरेज एज थी 45 साल। तो अभी उनकी एवरेज एज कितनी बनेगी? एवरेज एज ABCD की 4 लोगों की एवरेज एज अब कितनी बनेगी? 5 साल पहले 45 साल थी ना, अब उनकी एवरेज एज बनेगी 45 + 5, यानी कि 50 साल उनकी एवरेज एज बन गई। ऐसे है ना। लेकिन वो कह रहा है अब जबकि E इनके साथ मिल गया है, तो अब इनकी एवरेज एज क्या बन रही है? 49 साल, यानी कि 1 साल इनकी मज़ीद कम हो गई है एज। तो क्या हुआ कि इन सब की जो एवरेज एज 50-50 साल है,
ई की एज इसके अंदर ऐड करने से उनकी एज कम क्यों हुई है? क्योंकि ई की अपनी एज इन सबसे सिग्निफिकेंटली कम थी। किस तरह कम हुई कि ई की अपनी एज हमने इसके अंदर प्लस की, प्लस उन सब ने अपनी एज में से एक एक साल इसको दिया। अब इनकी सबकी एवरेज एज 49 साल बन गई है ना। क्यों 50 से 49 कैसे हुई है? क्योंकि इन सब ने अपनी एज में से एक एक साल ई को दिया है, तब जाकर ई की एज भी 49 साल हुई है जितनी सबकी एज थी। यानी कि ई की अपनी एज और इन सब से ई ने एक एक साल लिया है, 1 + 1 + 1 + 1। इस तरह हमारे पास 4 साल मिलाने के बाद तब जाकर ई की एज अपनी 49 साल के बराबर हुई है, इन सब के बराबर हुई है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा कि अभी इनकी एवरेज एज, अपनी एज जो है वो 50 साल है, लेकिन ई के मिलने की वजह से इन सब की एज 49 साल है। क्यों? क्योंकि ई की अपनी एज इतनी कम थी कि इन सब ने एक एक साल ई को दिया, तब जाकर ई की एज भी 49 साल इन सब के बराबर हुई है। एवरेज का मतलब यही होता है ना, सबके पास इक्वल शेयर होता है। तो ई + 1 + 1 + 1 4 बार इसमें 1 प्लस हुआ तो इसके 49 बना। तो ई + 4 = 49 होता है ना। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45। ई की करंट एज जो है वो 45 साल है। या इसको दूसरे तरीके से अगर हम करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 5 साल पहले उनकी एवरेज एज थी 45 साल, अब 5 साल गुजरने के बाद अब उनकी एवरेज एज 50 साल बन गई है। ठीक है, तो टोटल एज किस तरह निकालेंगे? टोटल एज इन 4 लोगों की एवरेज एज अब 50 साल हो चुकी है। तो मैं इसकी टोटल एज किस तरह निकालूंगा? 50 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4 लोगों की टोटल एज हमारे पास होगी, प्लस ई की करंट एज, ये सब मैं प्लस कर दूंगा। तो वो कह रहा है ओवरऑल सबकी एवरेज एज बन गई है 49 साल, 49 ईयर्स। सबकी एवरेज एज का मतलब है 5 के 5 लोगों की एवरेज एज अब 49 साल बन चुकी है। तो 49 को मैं किस से मल्टीप्लाई कर दूंगा? 5 से, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 5 लोगों की टोटल एज = 4 लोगों की एज प्लस ई की एज, ये हमारे पास बनेगा। इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ। ये हमारे पास बन गया है 50 × 4 200 होता है, 49 × 4 245 होता है। तो ई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 245 नफ़ी 200, ये 45 आ गई हमारे पास ई की एज। पहले वाला जो मैंने मेथड आप लोगों को बताया, मेरा फोकस ये होता है कि ऐसे तरीके से क्वेश्चन करें कि हमें लिखना कम से कम पड़े, ज़ुबानी हम कर सकें। तो इस मेथड के लिए हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। आपको पता ही है पेपर में एक तो टाइम कम होता है, दूसरा लिखने की जगह भी कम होती है। FPSC के तो वैसे ही लॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। तो कोशिश ये किया करें, मेरी अपनी भी यही कोशिश होती है ऐसे मेथड से आप लोगों को समझाऊं कि लिखना कम से कम पड़े, पेन कम से कम यूज़ करना पड़े, आप डायरेक्टली अपनी माइंड के अंदर ही सारा सोल्यूशन मेथड करके जो है अपने फाइनल सोल्यूशन तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द साइज ऑफ इट्स लेंथ। द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 30% एंड विड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 20%। व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। कोई रेक्टेंगल है, उसके अंदर वो कह रहा है उसकी विड्थ जो है लेंथ का 2 गुना है, उसका कोई एरिया ख़ास बन जाएगा। अब आगे वो कह रहा है उसकी लेंथ को हमने 30% बढ़ा दिया और विड्थ को भी हमने 20% बढ़ा दिया, अब इसका एरिया नया बन जाएगा। पहला एरिया और जो दूसरा हमने बढ़ा हुआ है हमारा एरिया है उसका, उन दोनों के एरिया में परसेंटेज इंक्रीज़ कितना आया है वो हमने पता करना है। इसके जो ऑप्शंस हैं वो आपको गलत दिए गए हैं। हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब सबसे पहले देखें उसकी जो स्टार्ट वाली लेंथ है, मैं उसको L ही कह देता हूँ। ठीक है, जो उसकी विड्थ है वो कह रहा है ट्वाइस है, 2 गुना है, लेंथ का 2 गुना है, यानी कि 2L ये बन जाएगी। तो इसका उसके मुताबिक इसका एरिया कितना बनेगा? L × 2L, ये बन जाएगा 2L²। इसी तरह लेकिन जो नई लेंथ बनी है उसकी L2, लेंथ उसकी क्या है बेटा? वो बनी है उसकी 20%। लेंथ इज़ इंक्रीज बाय 30%। इसकी लेंथ जो है 30% इंक्रीज़ कर गई है। तो पहली वाली जो लेंथ थी उसकी L थी, अब नई जो लेंथ उसकी बनी तो वो बन जाएगी 1.3L। ठीक है, 30% इंक्रीज़ करने का मतलब यही होता है कि 1 के अंदर हमने 0.3 ऐड कर दिया। इसी तरह उसकी जो विड्थ थी, विड्थ उसकी हमारे पास कितनी इंक्रीज़ कर गई है? 20% इंक्रीज़ कर गई है, 1.2 हो जाएगी हमारे पास W2। दूसरी विड्थ क्या बन जाएगी? 1.2 मल्टीप्लाई बाय पहली विड्थ। पहली विड्थ क्या थी हमारे पास? पहली विड्थ की वैल्यू थी हमारे पास 2L। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा 2L मल्टीप्लाई बाय 1.2, ये बनता है हमारे पास 2.4L। ये हमारे पास आ गई सेकंड लेंथ और सेकंड विड्थ। सेकंड लेंथ की वैल्यू 1.3L, सेकंड विड्थ की वैल्यू है 2.4L। अब पहला एरिया हमने निकाला था, A1 की वैल्यू क्या थी? पहला एरिया था 2L²। अब दूसरा एरिया मैं निकालता हूँ, A2 की वैल्यू क्या बनेगी? 1.3L मल्टीप्लाई बाय 2.4L।
ठीक है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है 3.12 एल स्क्वेयर। पहला एरिया है हमारे पास 2 एल स्क्वेयर, दूसरा जो बाद में लेंथ और विड्थ इंक्रीज करने के बाद जो दूसरा एरिया बना वो है 3.12 एल स्क्वेयर। अब वो कह रहा है परसेंटेज इंक्रीज बताएं। पहले हम इंक्रीज निकाल लेते हैं कि कितना एरिया बढ़ा है, ठीक है ना। तो एरिया कितना बढ़ा, 3.12 एल स्क्वेयर में से हम 2 एल स्क्वेयर निकाल दें, A2 माइनस A1 एरिया का डिफरेंस में निकालूं तो 3.12 एल स्क्वेयर माइनस ये वाला 2 एल स्क्वेयर क्या आता है 1.12 एल स्क्वेयर। ठीक है, ये एरिया के अंदर इंक्रीमेंट आया है, इतना एरिया इसका बढ़ गया। इसी इंक्रीमेंट को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जब भी किसी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो उसको हम ओरिजिनल वैल्यू से कंपेयर करते हैं। ओरिजिनल एरिया क्या था, जो स्टार्टिंग वैल्यू थी एरिया की, वो क्या थी 2 एल स्क्वेयर। तो इस इंक्रीमेंट को मैं ओरिजिनल एरिया के साथ कंपेयर करूँगा। तो किस तरह करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज हमारा इस तरह आएगा, इंक्रीमेंट इन एरिया ओवर टोटल ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता ही है एल स्क्वेयर के साथ एल स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, 1.12 है, ये 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 112 बटा 2, ये आता है 56। 56% इज़ द राइट आंसर। गिवन ऑप्शंस में मौजूद नहीं है लेकिन यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 10% ऑफ डेली वेजेस वर फायर्ड while 540 वर्कर्स सर्वाइव्ड, हाउ मेनी वर्कर्स वर ओरिजिनली देयर। वो कह रहा है एक जगह थी जहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे थे, जिसमें से 10% लोगों को फायर कर दिया गया, काम से निकाल दिया गया, बाकी रह गए 540 वर्कर्स। वो कह रहा है अब बताएं कि अभी हाउ मेनी वर्कर्स वर ओरिजिनली देयर, स्टार्ट में वहाँ पे कितने लोग थे ये हमने पता करना। अब आपको पता ही है पीछे रह गए कितने लोग पीछे रह गए हैं 540, और 10% को निकाल दिया मतलब 90% है ये। 10% तो निकल गए ना, अब 90% ऑफ द वर्कर्स हैं। टोटल फर्ज करें हमारे पास x थे, उसका 90%, x का 90% जो है वो हमारे पास 540 बन रहा है। तो आपको अब इसी इक्वेशन को हमने इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। किस तरह निकालेंगे, x 90/100 है, 90% का मतलब यही होता है ना, 90/100 इज इक्वल टू 540 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आएगी 540 मल्टीप्लाई बाय 90/100 है, इस तरफ आएगा तो बन जाएगा, ये देखें एक जीरो के साथ जीरो हमारी कैंसिल हो जाती है, 9/10 बन जाता है। इधर आएगा तो ये बन जाएगा 10/9। तो 9 1 9 होता है, 9 6 54 होता है, 6 के साथ जीरो आ गया, 9 0 0, 60 मल्टीप्लाई बाय 10 ये बनता है 600। तो टोटल वर्कर्स वहाँ पे ओरिजिनली 600 थे। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ 1 2 3 इज़, कोई भी सेट हो उसके पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का आपके पास फार्मूला होता है 2 raised to power n। जितनी भी उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, 2 की उतनी पावर ले लें, आपके पास नंबर ऑफ पावर सेट्स आ जाएगा इसके अंदर। आप देख लें इसके पावर सेट के एलिमेंट्स कितने बनेंगे, 2 raised to power n है, तादाद कितनी है इसकी 3 है, तो 2 raised to power 3 आपके पास आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 आपका फाइनल आंसर है। Next question, if A and B can together complete a piece of work in 15 days and B alone in 20 days, in how many days can A alone complete the work? वो कहना ये चाह रहा है A और B अगर दो लोग हैं, एक काम को 15 दिन में मिलकर कंप्लीट कर लेते हैं, B अगर अकेला करे तो 20 दिन उसको लग जाते हैं, अगर A अकेला करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, बहुत ही आसान है। अब देखें A और B अगर मिलकर काम को पूरा करें तो उस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब ये है कि एक दिन के अंदर उस काम का कितना हिस्सा पूरा होगा, 15वां हिस्सा पूरा हो जाएगा। एक दिन का ए और बी का मिलकर किया हुआ काम, पूरे काम का 15वां हिस्सा। इसी तरह अब जो कह रहा है बी अकेला करेगा तो 20 दिनों में कंप्लीट कर लेगा, तो बी का एक दिन का अकेला जो काम होगा पूरे काम का 20वां हिस्सा बनेगा। ठीक है, बी का एक दिन का काम है पूरे काम का 20वां हिस्सा, और ए और बी मिलकर काम करें तो पूरे काम का 15वां हिस्सा करते हैं एक दिन के अंदर। तो दोनों इक्वेशन से आपको नजर आ रहा है ए की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, ए प्लस बी में से बी को माइनस कर देंगे, यानी कि इस पूरी इक्वेशन में से इस इक्वेशन को हम माइनस करते हैं। मैं करूंगा ए प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू राइट साइड, लेफ्ट साइड को देखें मैंने इसकी लेफ्ट साइड से माइनस किया, राइट साइड को भी राइट साइड में से माइनस कर देंगे। 1/15 माइनस 1/20, प्लस बी के साथ माइनस बी कैंसिल हो गया। ए की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 15 और 20 का एलसीएम बनता है हमारे पास 60। 60 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 4, माइनस 60 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/60।
अगर ए पूरे काम को करेगा तो एक दिन में पूरे काम का 60वां हिस्सा कंप्लीट करेगा। मतलब ये है कि अगर ए इस काम को पूरा करना चाहता है तो उसको काम कंप्लीट करने में 60 दिन लग जाएंगे। 60 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 10 men can do a piece of work in 12 days, the time taken by 12 men to do the same piece of work will be। एक आम है, उसको 10 आदमी करें तो 12 दिन लग जाते हैं, 12 आदमी करेंगे तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा, ये हमने निकालना है। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक है मैन और एक है डेज। 10 आदमी होंगे तो 12 दिन लग जाएंगे, 12 आदमी होंगे तो वह कह रहा है कितने दिन लगेगी, ये हमने निकालना। आपको पता ही है, ज़्यादा आदमी होंगे तो कम दिन लगेंगे, कम आदमी होंगे तो ज़्यादा दिन लग जाएंगे। तो इसीलिए ये हमारे पास इन्वर्स रिलेशन है। तो हमारे पास बन जाएगा x/12 इज इक्वल टू 10/12। 12 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 12। 12 से 12 कैंसिल हो जाता है, 10 आपका फाइनल आंसर आता है। इसी क्वेश्चन को या ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, आप लोगों ने ये देख लेना। अगर दो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं और उनके दरमियान में इन्वर्स रिलेशन है, अगर इन्वर्स रिलेशन है तो एक वैल्यू को अगर चेंज कर देता है, दूसरी जगह पे ला देता है। जैसे देखिए ना, 10 आदमी को काम पूरा करने में 12 दिन लगते थे, अब 10 की जगह पे 12 लिख दिया है, तो लाजमी बात है 12 की जगह पे 10 चला जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। एक वैल्यू अगर दूसरी की जगह पे चली जाती है तो दूसरी वैल्यू पहली की जगह पे आ जाएगी, अगर रिलेशनशिप इनका इन्वर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव 2 डिजिट ऑड नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 10 बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। Which of the following can possibly be one of these 4 numbers? The sum of 4 consecutive 2-digit odd numbers। वो कहता है डबल डिजिट वाले कोई ऑड नंबर्स हैं, वो हैं भी कंसेक्टिव, मतलब एक के बाद अगला आता जाता, ठीक है। वो कह रहा है 4 डिजिट्स इस तरह के हैं, उन सबको प्लस करें तो कोई ऐसा नंबर हासिल होता है जिसको 10 पे डिवाइड भी किया जा सकता है। फिलहाल हम यहीं पे ब्रेक लगा लेते हैं। 4 ऐसे डिजिट्स लेते हैं जिनको हम प्लस कर दें और हों भी कंसेक्टिव और उनको डिवाइड करें तो 10 पे डिवाइड हो जाता है। हमारे पास गिवन ऑप्शंस में हमारे पास पहले 3 हैं, हम इनको पहले वेरीफाई कर लेते हैं, चौथे को भी कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सोल्यूशन की तरफ लेकर चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है 21। 21 जो है किन 4 और डिजिट्स की सीरीज़ में आता है। 21 से पिछले भी हम 3 लिख लेते हैं, कौन सा बनेगा? 17, 15, 17, 19 और ये 21। ये इस तरह बन गए हमारे 4। हो सकता है ये वाले 4 हों, वो कह रहा है इनमें से कौन सा है जो उस 4 में इंक्लूडेड है। हो सकता है इन चारों में से कोई हो, या 21 जो है आगे वाले किसी के साथ इंक्लूडेड हो। 21, 23, 25, 27, ठीक है। तो कोई भी 4 इनमें से हो सकते हैं, क्योंकि इनमें से कोई से भी हम तरतीब में 4 ले लें तो उनमें 21 इंक्लूडेड होता है। तो हम इसमें से कोई से भी 4 लेते हैं, फ़र्ज़ करें इन 4 को ले लें, तो क्या इन सबको प्लस करने से जो नंबर हासिल होता है वो 10 पे डिवाइड होता है? नहीं होता। आप लोग ट्राई करके देख लेना, ठीक है। इसी तरह अगर हम लें इनको 15 को एलिमिनेट हमने कर दिया, अब अगले 4 को हम ले रहे हैं, ये वाले 17, 19, 21, 23। इन तीनों को जब हम प्लस करते हैं तो ये क्या बनता है? ये टोटल हमारे पास जितना बनता है ये हमारे पास 4 पे डिवाइड हो जाता है, 80 बनता है ये, ठीक है। 20 और 20 40 बनता है, 20 और 20 40, ये टोटल 80 बन जाता है। ये वाला 80 जो है अब ये 10 पे डिवाइड हो जाता है, तो 80 को हम अगर 10 पे डिवाइड कर लें, वो कह रहा है डिवाइडेड बाय 10 बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। 80 को अगर हम 10 पे डिवाइड करें 8 आता है हमारा आंसर। क्या बताएं? 8 जो है परफेक्ट स्क्वायर है। किसी चीज़ का स्क्वायर है? नो, ये किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है। तो ये वाले 4 नंबर्स नहीं बनेंगे। 10 पे डिवाइड तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद अगली बात जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, ये वाली बात हमारी वेरीफाई नहीं होती। इन सब को प्लस कर दें अगले 4 को, तो ये 10 पे डिवाइड नहीं होते। अगले 4 को इनको भी प्लस कर दें तो इस तरह भी ये 10 पे डिवाइड नहीं होते। तो हमारा 21 वाला ऑप्शन इस तरह हमारा एलिमिनेट हो जाता है। अब हम आते हैं 25 के ऊपर। 25 के लिहाज से अगर हम इसको काउंट करने की कोशिश करें, पहले इन 4 को देख लें, इन सबको प्लस करने से 10 पे डिवाइड होने वाला नंबर हासिल नहीं होता, हम पहले यहाँ ट्राई कर चुके। अब इस एक को छोड़ दें, अगले 4 को देख लें, इन सबको प्लस करने से कोई ऐसा नंबर हासिल नहीं होता जो 10 पे डिवाइड हो। अगले 4 को देख लें, इन 4 को, ठीक है ना, 23, 25, 27, 29, इनको प्लस करने से भी 10 पे डिवाइड नहीं होता। फिर अगला कर लें 25, 27, 29, 31, इन चारों को प्लस कर लें, वो हमारा 10 पे डिवाइड नहीं होता। तो ये वाला हमारा 25 वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। अब हम आते हैं 41 के ऊपर। 21 और 41 इन दोनों ऑप्शंस में आप ये चीज़ देखें कि एक चीज़ कॉमन है। वो क्या है कि 21 के ऊपर एक नंबर हमारे पास हासिल हुआ था जो 10 पे डिवाइड हो रहा था। वो कौन सा था हमारे पास? 17, 19, 21 और 23।
ऐसा ऑप्शन था जो 21 से एक नंबर अगला हो, यानी कि 41 से अगला 43, और 21 से 2 नंबर पीछे हो, यानी कि 17 और 19। सॉरी, इसके मुताबिक बनेगा 37 और 39। ठीक है ना। तो ये वाला जो ऑप्शन है इसको हम ट्राई कर लेते हैं। देखिए, ये 39 और 41 ये पूरा 80 बनता है, और 37 और 43 ये भी 80 बनता है। 80 और 80 160 बनता है। टोटल 160 डिवाइडेड बाय, ये 10 पे डिवाइड हो जाता है, ये 10 पे अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 16। ठीक है, वो कह रहा है 10 पे डिवाइड करें तो ऐसा आंसर हासिल होता है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है। बिल्कुल 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास 4 आंसर आता है। तो मतलब ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर है। दूसरी कंडीशन भी हमारी यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यही जो 41 था यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a retailer increases the selling price by 25% due to which his profit increases from 20% to 25%. What is the percentage increase in the cost price? कोई एक रिटेलर है, वो किसी आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है वो 25% बढ़ा देता है। पहले उसका प्रॉफिट 20% आ रहा था, अब उसको प्रॉफिट 25% आने लगा। कोई आर्टिकल था, उसकी पहले कुछ कॉस्ट प्राइस उसको थी, कोई उसकी कीमत ख़रीद उसकी थी, अब उसकी कीमत ख़रीद बढ़ गई है, तो उसकी वजह से उसने सेलिंग प्राइस भी बढ़ा दी है, कीमत फ़रोख्त भी उसने बढ़ा दी है। 25% उसकी कीमत फ़रोख्त उसने बढ़ा दी है। लेकिन कीमत फ़रोख्त बढ़ाने की वजह से पहले उसको प्रॉफिट 20% आ रहा था, अब उसको प्रॉफिट जो है वो 25% आ रहा है। ठीक है, वो कह रहा है व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज़ इन द कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस थी, उसकी कीमत ख़रीद थी, उसमें टोटल कितने % इंक्रीज़ आया, ये हमने पता करना। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास सबसे पहले उसकी जो पहली वाली कॉस्ट प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस जो इनिशियल उसकी कॉस्ट प्राइस थी वो हमारे पास थी, फ़र्ज़ करें 100 रुपये की उसने चीज़ ली थी। ठीक है, अब प्रॉफिट उसका कितना था, प्रॉफिट वो कह रहा है इनिशियली उसका प्रॉफिट जो है 20% से 25% हो गया। यानी कि उसका पहली कॉस्ट प्राइस थी CP1, मैं उसको कह दूंगा प्रॉफिट उसका पहले कितना था, प्रॉफिट उसका था 20%, यानी कि 100 के ऊपर 20 रुपये उसका प्रॉफिट था। तो ओवरऑल उसकी सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगी, सेलिंग प्राइस पहली वाली सेलिंग प्राइस ये 100 रुपये कॉस्ट प्राइस और 20 रुपये उसका प्रॉफिट, ये बन जाएगी इसकी टोटल 120 रुपये सेलिंग प्राइस बन जाएगी। ठीक है ना। अब ओवरऑल वो हमें कहता है कि अब उसकी जो सेलिंग प्राइस है ना, रिटेलर इंक्रीजेज द सेलिंग प्राइस बाय 25%। उसकी जो सेलिंग प्राइस है उसने इंक्रीज कर दी है सेलिंग प्राइस टू। दूसरी सेलिंग प्राइस उसने किस तरह इंक्रीज की है, 25% बढ़ा दी है। 120 सेलिंग प्राइस ओरिजिनल भी है और इसका 25% भी है, 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि कितनी है 120 ओरिजिनल सेलिंग प्राइस भी है, उसका 25% इंक्रीज भी हो गई है। तो मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, कितना बनेगा 25 1 25 25 4 100 बनता है, 4 1 4 4 30 120, 120 और 30। अब दूसरी उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 150 रुपये बन चुकी है SP2। ठीक है ना। दोबारा से गौर करें, पहली उसकी कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपये, अब प्रॉफिट उसका वो ले रहा था उस टाइम 20 रुपये, तो उसकी सेलिंग प्राइस टोटल कितनी बन गई, 100 और 20 120 बन गई। अब वो कह रहा है उसने सेलिंग प्राइस 25% बढ़ा दी है, तो 120 का मैंने 25% निकाल के उसमें प्लस कर दिया, तो दूसरी उसकी सेलिंग प्राइस अब उसकी हो चुकी है 150। पहले कितनी थी, 120 थी। ठीक है, अब इस सेलिंग प्राइस के अंदर वो हमें ये कह रहा है द प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम 20% टू 25%। इस सेलिंग प्राइस के अंदर उसका जो प्रॉफिट है, उसका जो मुनाफा है, वो उसने अपना मुनाफा रखा है 25%, यानी कि उसकी जो कीमत ख़रीद है कॉस्ट प्राइस, उसका 25% जो है उसने मुनाफा भी रखा है, तब जाकर उसकी सेलिंग प्राइस बनी है जो वो जिस कीमत पे चीज़ बेच रहा है 150 रुपये सेलिंग प्राइस। ठीक है, दोबारा देखें, उसका अब जो प्रॉफिट है वो 25% बन गया है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस 25% प्रॉफिट इज इक्वल टू उसकी जो बाद में सेलिंग प्राइस बनी वो। अब x प्लस 25% x ये बनता है आपके पास 1.25, x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू 150 ओवर 1.25। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाता है 120। ये आपके पास उसकी दूसरी वाली कॉस्ट प्राइस है जो उसने बाद में चार्ज की। जो पहले उसकी कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपये, अब उसकी कॉस्ट प्राइस बन चुकी है 120 रुपये। द एवरेज एज ऑफ A, B, C, D and E is 40 years. The average of A and B is 35 years and age of C and D is 42 years. Age of E is, अब वो कह रहा है हमें A, B, C, D और E, इन सब की एवरेज एज जो है वो कितनी है हमारे पास
40 ईयर्स, 40 साल है इनकी एवरेज एज। तो टोटल एज क्या बनेगी यहाँ पे, सम ऑफ क्वांटिटीज़ ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ लिखते हैं ना हम। तो टोटल ये कितनी क्वांटिटीज़ हैं, 5 हैं, तो इसकी टोटल एज कितनी बनेगी, 40 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी सी डी और ई की टोटल एज क्या बनेगी, 40 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये 400, ये 200 बनता है, लेकिन फिलहाल मैंने ऐसे आपकी समझ के लिए ऐसे लिख दिया। अब आगे वो कह रहा है एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज़ 35 ईयर्स। ए और बी ये जो दो लोग हैं इनकी एवरेज एज 35 साल है। तो इनकी टोटल एज किस तरह बनेगी, टोटल एज इनकी बनेगी 35 ज़रब 2। ठीक है, इसी तरह सी और डी की वो एवरेज एज हमें बता रहा है, एवरेज एज ऑफ सी एंड डी इज़ 42 ईयर्स। तो इनकी टोटल एज क्या बनेगी, 42 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस ई की एवरेज, ई की अपनी टोटल एज कितनी है वो उसने हमें नहीं बताई, ई की एज हमने पता करनी है। 40 मल्टीप्लाई बाय 5 ये होता है हमारे पास 200 इज इक्वल टू 35 2 ज़ा 70 प्लस 42 2 ज़ा 84 प्लस ई इज इक्वल टू 200। अब ई की वैल्यू हमने निकालनी है, ई इज़ इक्वल टू 200 में से अब 70 और 84 ये बनता है 154, 154 माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आता है 46। ई की एज हमारे पास है 46 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर विल कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज 3 6 15 ब्लैंक 123 366। गिवन क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसके अंदर हम देखते हैं, ये हमें सीरीज़ दी गई है। सीरीज़ के अंदर अगर दरमियान वाला कोई भी नंबर ढूंढना हो, आप सबसे पहला काम ये करते हैं, अगर आपकी कॉमन सेंस काम नहीं कर रही, मतलब जो है ना फ़ौरन अगर आपको जवाब नहीं मिलता, तो फिर आपने क्या करना है, आपने यूँ करना है कि इन सब का डिफरेंस निकाल लें। 3 और 6 का डिफरेंस कितना बनता है, 3 का। 6 और 15 का डिफरेंस कितना बनता है, 9 का। अब अगला डिफरेंस कितना बनेगा आपके पास, ये आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे। ये देखें, ये 3 है, 3 का 3 गुना बन रहा है, 3 3 ज़ा 9। अब आगे क्या आएगा, 9 3 ज़ा 27। ठीक है ना, ये 27 के मुताबिक आप ये वाला आंसर निकाल लें। तो इसमें 3 प्लस किया तो ये 6 बन गया, इसमें यही 9 प्लस किया तो ये 15 बन गया। अब 15 में आप 27 को प्लस कर देंगे, ये आपके पास क्या बनता है, 42। 42 आपका एक ऑप्शन है, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ। ये कंफर्म करने के लिए इसी सीरीज़ को आप आगे कंटिन्यू करेंगे। ये 3 एक बार प्लस किया, 3 3 ज़ा 9 बनता है, ये आपने यहाँ पे प्लस किया, 9 3 ज़ा 27 होता है, ये आपने यहाँ पे प्लस किया। अब 27 3 ज़ा क्या बनता है, 81। यहाँ पे 81 प्लस करें, फिर देखें ये वाला नंबर आता है या नहीं आता, बिल्कुल आता है, 123। इसका मतलब यही है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। फिर भी अगर आप फर्दर वेरीफाई करना चाहते हैं तो 81 को भी मज़ीद 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनता है, 243 बनता है ना। ये 243 इसमें प्लस कर दें तो फिर देखें यही आता है या नहीं आता, बिल्कुल आता है, 366 आता है। तो हमारे पास 42 ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर विल कम नेक्स्ट, 2 5 12 23 38 57। इसको भी हम उसी तरह कर लेंगे, हर दो नंबर्स के दरमियान में डिफरेंस निकालेंगे, फिर उस डिफरेंस में हम देखेंगे क्या सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, 2 और 5 का दरमियान का डिफरेंस कितना बनता है, ये बनता है हमारे पास 3। और 5 और 12 का डिफरेंस कितना बनता है, 7। इन दोनों का डिफरेंस कितना बनता है, 11। इन दोनों का डिफरेंस कितना बनता है हमारे पास, 15। इन दोनों का डिफरेंस कितना बनता है हमारे पास, 38 और 57 में से 38 निकाल दें तो हमारे पास आंसर आता है 90। ठीक है, इस तरह हमें ये पता चला कि ये, अब डिफरेंस को देख लें, इसका सीक्वेंस आपको आसानी से मिल जाएगा। 3 में 4 जमा किया 7 बनता है, 7 जमा 4 11, 11 जमा 4 15, 15 जमा 4 19। अब 19 में भी 4 जमा कर दें, फिर उसको इसमें प्लस कर दें, 19 प्लस 3, 19 प्लस 4 क्या बनता है आपके पास, 23। तो 23 जो है 19 प्लस 4, एक्चुअली 19 प्लस 4 ये 23 बनता है। 23 को आप 57 में प्लस कर दें, ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आता है, 80। 80 ही आपका फाइनल आंसर है, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, a father tells his son, I was of your present age when you were born. If the father is 36 years now, how old was the boy 5 years back if he is half the age of his father now? वो कहना ये चाह रहा है, जो बेटा है वो अपने बाप की एज का हाफ है, बाप की एज 36 साल है। अब बाप कहता है जब तुम पैदा हुए थे तो मेरी एज जितनी थी, अभी तुम्हारी एज उतनी ही है। ये बातें उसने बताई। अब कुल मिला के वो कह रहा है कि अब 5 years back, if how old was the boy 5 years back, आज से 5 साल पहले बेटे की एज कितनी थी, ये आपने पता करनी है। अब कुल मिला के से एक बात तो उसने हमें ये बताई है, जो सन है उसकी एज फादर की एज का हाफ है, ठीक है ना। एस फॉर सन, एफ फॉर फादर, बाप की एज का आधा है बेटे की एज। तो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2s इज इक्वल टू एफ।
अगली बात उसने ये बताई है कि बाप की एज अभी 36 साल है, तो मैं लिख देता हूँ 36 इज इक्वल टू 2s, और सन की एज कितनी आ गई 18 साल। आगे वो पूछ रहा है 5 साल पहले बेटी की एज कितनी थी, अभी उसकी एज है 18 साल। 5 साल पहले क्या होगी s माइनस 5, 5 साल पहले उसकी एज होगी 18 में से आप 5 निकाल दें, सिंपल, तो 13 साल बेटे की एज होगी 5 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 रेज टू पावर 9 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 24, इसको हमने सॉल्व करना है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपको पता ही है। देखें 1000 की पावर 9 है तो 1000 क्या होता है, एक्चुअली ये होता है 10 रेज टू पावर 3, ठीक है। इसकी पावर फर्दर पावर है 9 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 24। अब 9 3 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 9 27, 10 रेज टू पावर 27 हो गया, डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 24 है। जब दो सेम बेस वाली दो वैल्यूज़ अगर डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर्स जो होती हैं एक दूसरे में से माइनस हो जाती हैं, तो मैं इसको लिख दूंगा 27 माइनस 24। अगर ये दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता तो पावर्स प्लस हो जाती, दरमियान में डिवीजन का साइन है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। 27 में से 24 निकाल देंगे, हमारे पास रह जाएगा 10 रेज टू पावर 3, या इसको हम कह सकते हैं 1000। ये हमारा फाइनल आंसर है।